बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया था अल्काइल हैलाइड से। हमने कहा था कि बॉन्ड इसकी जो रिएक्टिविटी है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक बॉन्ड पोलैरिटी पर और एक बॉन्ड एनर्जी पर। उसके बाद हमने कहा था जैसे कि कार्बन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड होता है तो ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये बॉन्ड पोलैरिटी पर। फिर हमने कहा था कि क्योंकि आर एफ की जो बॉन्ड पोलैरिटी होती है वो सारों से ज़्यादा होती है, इस वजह से जिसकी रिएक्टिविटी सारों से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा था, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर क्रिएट हो जाएगा। बॉन्ड पोलैरिटी की बेसिस आर एफ सारों से ज़्यादा जो अल्काइल फ्लोराइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है निस्बत अल्काइल क्लोराइड के। उसके बाद हमने कहा था दूसरी इसकी किस्म है, लेकिन अगर बॉन्ड एनर्जी देखी जाए तो उस हिसाब से जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो आर एफ की इतनी ज़्यादा होती है, कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड की इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो उसकी रिएक्टिविटी सारों से कम हो जाती है, क्योंकि वो मोर स्टेबल हो जाता है। तो इसके दो किस्म के रिएक्टिविटीज़ हैं अल्काइल क्लोराइड की, जो डिपेंड करती है वो बॉन्ड पोलैरिटी और बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड पोलैरिटी को देखा जाए तो आर एफ ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी को देखा जाए तो आर एफ सारों से कम रिएक्टिव है, क्योंकि आर एफ का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल है, वो टूटेगा नहीं, तो इसका मतलब है रिएक्शन नहीं हो सकेगा। तो इसमें जो डोमिनेंट जो होता है वो बॉन्ड एनर्जी होती है। इस वजह से बॉन्ड एनर्जी की बेस पे देखा जाए तो अल्काइल आयोडाइड जो है वो सारों से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद इसकी जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो देता है अल्काइल हैलाइड के। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब है, जैसे ये एथेनॉल है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है OH, इसके बजाय हम OH को हटाकर अगर क्लोरीन लगा दें, जैसे हमने पढ़ा था अल्कोहल का अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, यानी HCl डाल दो तो अल्काइल क्लोराइड बन जाता है। OH हाइड्रोजन को गेन करके प्रोटोनेशन हो जाती है और फिर वाटर गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है, वो लीव कर जाता है, क्लोरीन मिथाइल के साथ जाकर जुड़ जाता है। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, ये एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल अल्काइल हैलाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो उसमें एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसी तरीके से अब हम ये भी कह सकते हैं कि मिथाइल क्लोराइड को फर्ज करो कि जब हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इस क्लोरीन की जगह कोई और न्यूक्लियोफाइल भी सब्स्टिट्यूट इसे कर सकता है, क्लोरीन की जगह कोई और न्यूक्लियोफाइल आके बस इसकी जगह पर जाकर जुड़ जाए। तो ये चीज़ें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कहा जाता है। अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं ये गुड सबस्ट्रेट होते हैं फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन। यानी ये दो चीज़ें होती हैं, एक सबस्ट्रेट होता है और एक लिविंग ग्रुप होता है। अब वैरायटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल कैन बी यूज टू जनरेट अ रेंज ऑफ द फ्यू फंक्शनल ग्रुप्स। यानी न्यूक्लियोफाइल नए फंक्शनल ग्रुप क्रिएट कर देता है। वो हम इधर बता चुके हैं कि ये एक OH फंक्शनल ग्रुप है, OH की बजाय एक और दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन हैलोजन आके जुड़ गया, तो ये फंक्शनल ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप दूसरा फंक्शनल ग्रुप के अंदर जाकर कन्वर्ट हो गए। उसके बाद इसके मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन होते हैं। अल्काइल हैलाइड जब साइनाइड के साथ रिएक्शन करे तो अल्काइल साइनाइड बन जाता है। इसी तरीके से अल्काइल, ये मैं एक टेबल से बना देता हूँ, इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा इसके मुख्तलिफ अल्काइल क्लोराइड के रिएक्शन होते हैं। इसमें कुछ तो रिएक्शन हो जाते हैं, जैसे SN1 आ गया, SN2 आ गया, SN1 SN2 SN1 जो होता है ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। इसी तरीके से SN2 जो होता है वो ये 1 स्टेप रिएक्शन होता है। उसके बाद जो E1 होता है वो भी इस तरह 2 स्टेप रिएक्शन होता है, और जो E2 होता है वो 1 स्टेप रिएक्शन होता है। उसके बाद ये जरी बात है, जो 2 स्टेप होता है ये टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड वगैरह देते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स वगैरह जो होते हैं। और ये SN2 होता है, ये जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स देते हैं, क्योंकि जल्दी हो जाता है, क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल होते हैं तो जल्दी दे देते हैं। इसी तरीके से E1 आ जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन इन्हें कहा जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, और E2 भी एलिमिनेशन वगैरह होती है। उसके बाद एक तो चीज़ है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, वो बाद में भी आ रही है, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ। चलो इधर ही आ रही है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि एक R के साथ जब कार्बन के साथ जब 4 अल्काइल ग्रुप लगे हो तो ये टर्शियरी अल्काइल कार्बोकैटायन होता है। इसी तरीके से जब 2 अल्काइल ग्रुप लगे और एक हाइड्रोजन लगे हो प्राइमरी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। इसी तरीके से अगर ये एक R लगा हो तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। या कार्बन के साथ ये मिथाइल हो तो ये मिथाइल कैटाइन होता है, तो ये भी कार्बोकैटाइन है। तो ये मोर स्टेबल होता है और ये उससे कम स्टेबल होता है, ये उससे कम स्टेबल होता है, ये सारों से लेस स्टेबल होता है। यानी सारों से लेस स्टेबल होने का मतलब यानी ये जल्दी रिएक्शन करेगा। और ये वाला जो है ये सारों से स्टेबल है, टर्शियरी कार्बोकैटाइन, क्योंकि ये इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये सारों से स्टेबल है तो ये रिएक्शन उस हिसाब से कम करेगा। ये मिथाइल जो है ये सारों से कम स्टेबल है तो ये रिएक्शन जल्दी करेगा, क्योंकि जो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का इनवर्स रिलेशन होता है, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वो उतना कम रिएक्टिव होता है। तो एक तो ये तरीका होगा। अब ये मोस्ट स्टेबल क्यों होता है, उसकी वजह क्या है कि कार्बन के साथ इधर CH3 है, एक इधर भी CH3 लगा हुआ है,
और इसको अगर खोल के लिखो एक इधर भी CH3 लगा है, इधर खोल के लिखो एक इधर भी CH3 लगा हुआ है, चारों साइडों पे एक मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप। तो कोई भी चीज आगे जब इसके ऊपर अटैक करने लगती है तो ये हिंड्रेंस क्रिएट कर जाते हैं, जैसे कहा जाता है स्टीरिक हिंड्रेंस, रुकावट बन जाते हैं, वो ये आगे आ जाते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बाद, तो वो रिएक्शन नहीं होने देते। और लेकिन ये जो है इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, कोई चीज आएगी वो आगे रिएक्शन कर जाएगी। और इसी वजह से ये जो SN1 होती है, वो हमने जो SN2 होती है जो सिंगल स्टेप है, इसमें 100% इन्वर्जन होती है, 100% इन्वर्जन। और जो SN1 है इसमें 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और 50% जो होती है वो इन्वर्जन होती है। वो इस तरह, यानी ये तो चीज आपको समझ आ गई कि ये सारों से ज्यादा स्टेबल क्यों है, ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई। उसके बाद दूसरी बात, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से मुझे मोस्ट स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन कम करती है। अब जब होता है SN1 रिएक्शन, तो क्या होता है कि वो होता है 2 स्टेप रिएक्शन। तो 2 स्टेप में क्या हो जाता है कि पहले कार्बोकैटायन ये वाला बन जाता है, उसके बाद जब हम बात करें SN1 की, तो वो चूंकि 2 स्टेप होता है, 50% रिटेंशन होती है और 50% इन्वर्जन होती है। पहले तो ये बन जाता है कार्बोकैटायन अल्काइल क्लोराइड से, ये SN1 रिएक्शन है। ये कार्बो इधर से अल्काइल क्लोराइड होगा, ये लीव कर जाएगा, उधर प्लस का चार्ज आ जाएगा। जब इधर प्लस का चार्ज आएगा तो उसके बाद क्या होगा, अब जो अगला न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो इस साइड से आके भी जुड़ सकता है और ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी आकर जुड़ सकता है। तो 50% चांसेस इसके बनने के, यानी इस साइड पे OH फाइल ग्रुप आ जाए, और 50% चांस ये कि OH इस साइड से आ जाए। तो ये 50% चांस है। ये जो था ये वाला था SN1 रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरी न्यूक्लियोफाइल को जाकर सब्स्टिट्यूट कर दिए। 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ, पहले ये कार्बोकैटायन बना, अब न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है, इस साइड से भी अटैक कर सकता है। ये तो था SN1 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन जो होता है ये सिंगल स्टेप होता है और उसमें 100% इन्वर्जन नहीं होती है। ये SN1 रिएक्शन जो होता है ये प्राइमरी कार्बोकैटायन वगैरह में हो जाता है, जैसे कि इधर R हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, और इधर जो है वो कोई भी न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, जैसे कि क्लोरीन कह लो या OH कह लो, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो SN1 में क्या होगा कि SN2 में सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। जो अटैक होगा वो इस साइड से होगा, कोई भी वो इस साइड पे आके अटैक करके इधर से क्लोरीन लीव कर जाएगा, इधर से RH और R इस साइड पे आ जाएगा, और ये OH इस साइड पे आ जाएगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, और क्लोरीन इधर एज ए नेगेटिव चार्ज लीव कर जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है, इधर से बॉन्ड जब टूटे क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये एक 100% ऑफ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी है। और ये SN2 रिएक्शन है। SN2 क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। बायोमॉलिक्यूलरिटी इसलिए क्यों कहा जाती है, क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। इससे कहा जाता है सबस्ट्रेट। ये जो ये पूरा अल्काइल क्लोराइड है, ये जो होता है न्यूक्लियोफाइल, और ये वाला जो क्लोरीन जो लीव कर गया, इसे कहा जाता है लिविंग ग्रुप, और ये वाला जो चीज है इसे कहा जाता है प्रोडक्ट। अब ये चीज आप लोगों को पता चल गई, ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के ऊपर जाकर न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म में हिस्सा ले रहे हैं, दोनों डायरेक्ट एक ही स्टेप में, इसलिए इसे बायोमॉलिक्यूलर कहा जाता है। लेकिन SN1 की बात की जाए उसे यूनिमॉलिक्यूलर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वो एक ही स्टेप में रिएक्शन, SN1 में 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा था, तो वो सिर्फ जो सारी की सारी चीज है वो सबस्ट्रेट के ऊपर सिर्फ डिपेंड कर रही थी, क्योंकि इस चीज से कार्बोकैटायन बना था। इस वजह से जो SN2 रिएक्शन है वो जो है यूनिमॉलिक्यूलर से कहा जाता है, 1 इस वजह से लिखा जाता है। और सब्स्टिट्यूशन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक SN जो है N से न्यूक्लियोफाइल मुराद है, S से सब्स्टिट्यूशन मुराद है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये SN1 और SN2 आप लोगों को समझ आ गई होगी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी समझ आ गई है। ये अल्काइल क्लोराइड के मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं। इसी तरीके से अल्काइल क्लोराइड जब साइनाइड के साथ रिएक्शन करे तो अल्काइल साइनाइड बन जाता है, और अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करे तो ईथर बन जाता है, वाटर के साथ रिएक्शन करे तो अल्कोहल बन जाता है। ये अगर मैं इधर लिख दूं जनरल वैसे टर्म्स तो आप लोगों को पता चल जाएगा। RH अल्काइल क्लोराइड जब इससे NH2 से मिलता है तो RNH2, ये एक प्राइमरी अमीन बन जाता है। यही चीज अगर जब रिएक्शन करती है, ये इसी साइड पे सारे अल्काइल क्लोराइड अगर हों और ये मुख्तलिफ रिएक्शन करें, ये अगर रिएक्शन करे साइनाइड से तो अल्काइल साइनाइड बन जाता है। यही चीज अल्काइल क्लोराइड अगर रिएक्शन करे N3 के साथ तो ये अल्काइल नाइट्राइड बन जाती है N3। इसी तरीके से यही रिएक्शन अगर अल्काइल रिएक्शन अलाइड रिएक्शन करे
अगर अल्कोहल के साथ या OH के साथ, अल्काइल क्लोराइड, या वाटर के साथ OH2, वाटर के साथ OH2, तो एक HCl बन जाएगा और एक अल्कोहल बन जाएगा, यानी अल्कोहल इससे बन जाता है। इसी तरीके से अल्काइल हाइड बहुत ज्यादा रिएक्शन देता है। इसी RCOO के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो ये RCOOR बन जाता है, तो एक क्लोरीन लीव कर जाएगी, सारी बात है। उसके बाद इसी का अगर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करवाया जाए तो RSH थायोल बन जाता है। जैसे हमने पढ़ा था अल्कोहल फिनोल ईथर में, हमने में जब पढ़ा था कि अल्कोहल के बाद हमने ये बात पढ़ी थी, फिनोल से पहले अल्कोहल के बाद के ये इसे थायोल्स कहा जाता है। O की जगह सिर्फ H आकर जुड़ जाता है, तो प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। तो ये इसी तरीके से अल्काइल हैलाइड के अंदर अगर अल्कोहल डाल दो RCl इधर अल्कोहल, तो ROR बन जाएगा, ROR और HCl हमारे पास लीव का। ये मुख्तलिफ बहुत ज्यादा रिएक्शन देते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन के हमने पढ़े SN1 SN2 और बाकी ये वाले सारे रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसे हम न्यूक्लियोफाइल इसलिए कहते हैं जिसके पास मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो। जैसे OH को हम न्यूक्लियोफाइल कह देते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, हाइड्रोजन के ऊपर ये बेस होती है, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट होता है, 3 इसके पास लोन पेयर होते हैं नेगेटिव। इसी तरीके से फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके पास भी होती है उनको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, वो न्यूक्लियोफाइल गुड न्यूक्लियोफाइल होते हैं कुछ। और इसी तरीके से लिविंग ग्रुप होता है जो लीव करके जा रहा होता है, जैसे हमने भी SN2 में पढ़ा था कि जब OH ने आके अल्काइल क्लोराइड को अटैक किया था तो क्लोरीन लीव, OH ने जब अभी अटैक किया था अल्काइल क्लोराइड में, तो OH ने जब इधर अटैक किया क्लोरीन लीव कर गया, RH अल्कोहल बन गया और Cl हमारे पास लीव कर गया। तो ये Cl लिविंग ग्रुप है, OH इसमें न्यूक्लियोफाइल था और R अल्काइल हैलाइड ये सबस्ट्रेट था प्राइमरी। जब SN हमने पढ़ा रिएक्शन 2 रिएक्शन जो सिंगल स्टेप रिएक्शन हुआ, OH ने अल्काइल क्लोराइड को रिएक्शन किया, क्लोरीन लीव कर, क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप है। ये लिविंग ग्रुप हो गया जो लीव कर रहा हो, न्यूक्लियोफाइल वो जो अटैक कर रहा हो जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, न्यूक्लियस लिविंग जिसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन की जिसके पास ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो। सब्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज दैट वन ग्रुप रिप्लेसेस, सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब है कि एक ग्रुप दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह पर आकर जुड़ जाए खुद। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, और यानी न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है तो लिविंग ग्रुप लीव कहा जाता है। जो लीव करने वाली चीज होती है वो लिविंग ग्रुप होती है। The electrophile can be recognized by looking for the polar sigma bond due to the presence of electronegative substituent। यानी इलेक्ट्रोफाइल से हम इलेक्ट्रोफाइल का अंदाजा तब लगा सकते हैं जो किसी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हो। जैसे कार्बन अगर क्लोरीन के साथ जुड़ा है, हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, 3 होती है, तो क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है। पार्शियल एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप क्लोरीन अपनी तरफ खींच गए, कार्बन के ऊपर प्लस पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। और क्लोरीन जो है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा, इसके पास 3 लोन पेयर है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इधर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो पोलर बॉन्ड बन रहा है, पोलर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये है सिग्मा बॉन्ड लेकिन है पोलर। तो उसके बाद कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रही है क्योंकि क्लोरीन दूसरी साइड पे खड़ा है उसे खींच रहा है। इसी तरीके से कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो, कोई भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव का एलिमेंट हो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं दैट अलाउ करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की इंटर कन्वर्जन होती है, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमने भी पढ़ा कि पहले अल्कोहल था, पहले अल्काइल क्लोराइड था, अल्काइल क्लोराइड से अल्कोहल बन गया, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे में कन्वर्ट हो चुका है। फॉर्मेशन द फंडामेंटल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 2 काम होते हैं, एक द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड टू द न्यूक्लियोफाइल, ब्रेकिंग ऑफ द सिग्मा बॉन्ड टू द लिविंग ग्रुप। इसमें 2 काम हो रहे थे। एक तो ये हो रहा था कि जब अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, सिर्फ इस रिएक्शन की, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये OH न्यूक्लियोफाइल है और अल्काइल क्लोराइड, पहले अल्काइल क्लोराइड का क्लोरीन के साथ बॉन्ड है। इसमें 2 काम हो रहे हैं इस रिएक्शन में। एक तो ये है कि अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड टूट रहा है, यानी लिविंग ग्रुप का कार्बन के साथ बॉन्ड टूट रहा है। दूसरा काम ये हो रहा है कि कार्बन का न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है, लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा। ये 2 काम हो रहे होते हैं। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव टाइमिंग ऑफ दीज इवेंट 2 डिफरेंट मैकेनिज्म पॉसिबल होते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग टू फॉर्म अ कार्बोकैटायन। एक बॉन्ड टूट रहा होता है और एक बॉन्ड बन रहा होता है। SN2 में तो क्या होता है, क्योंकि SN2 सिंगल स्टेप है तो बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना एक ही स्टेप में हो रहा है, एक ही टाइम। जिस टाइम बॉन्ड टूट रहा होता है उसी टाइम बॉन्ड बन रहा होता है। उसे इंटरमीडिएट स्टेज भी कहा जाता है, इंटरमीडिएट वगैरह स्टेज या ट्रांजिशन स्टेज वगैरह कहते हैं।
ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद ये थोड़े वक्त के लिए होती है। उसके बाद बॉन्ड बन रहा होता है और बॉन्ड टूट भी रहा होता है, क्योंकि वैसे जो होता है कार्बन अब जो होती है वो बॉन्ड बना नहीं सकती, 5 बॉन्ड नहीं बना सकती, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट क्योंकि अनस्टेबल होती है और ये इमेजिनेटिव होती है किस्म की। एक होती है इंटरमीडिएट और एक होता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को तो हम सेपरेट कर, इंटरमीडिएट को तो सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कार्बोकैटायन वगैरह हो गया, इंटरमीडिएट की होती है सेपरेशन वगैरह, टैपिंग की जा सकती है इंटरमीडिएट्स की टेम्परेचर वगैरह कम करके, या तो इस तरह मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं जिनके जरिए से इंटरमीडिएट्स वगैरह की सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट जो होती है अनस्टेबल होती है, वो थोड़े टाइम के लिए होती है, इसीलिए ग्राफ में इसका जो चार्ज, जैसे एनर्जी टाइम एनर्जी ग्राफ बनाया जाए तो एनर्जी जो ऊपर जाते जाओ तो उसकी हम लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी जो होती है वो स्टेबिलिटी के इनवर्स होती है, जितनी नीचे आए वो उतनी एनर्जी होती है। बार वो फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, फिलहाल अगर इधर ही जाए तो कार्बन की हमने ट्रांजिशन स्टेट, वैसे कार्बन बॉन्ड चार ही बनाते हैं, तो इधर क्लोरीन अब जुड़ा हुआ है और इधर OH आ रहा है। अब इन ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ये SN2 रिएक्शन की अगर बात करें जो सिंगल स्टेप है कि बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना एक स्टेप में जिसमें हो रहा होता है, तो OH जिस टाइम इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा उसी टाइम ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, ये क्लोरीन का ये वाला जो बॉन्ड होता है ये टूट रहा होगा, क्योंकि इधर एक साइड आ रहा है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इसके बॉन्ड पूरे हैं। लेकिन OH इधर बॉन्ड बना रहा है और कार्बन इसके साथ बॉन्ड तोड़ रहा है, उस हिसाब से इसके 5 बॉन्ड बनने देखा जाए तो H इस साइड से क्लोरीन 100% वजन हो रही होती है, तो पहले क्योंकि जारी बात है कार्बन क्लोरीन इधर होता है तो R इधर और एक ये OH लगा लो, यानी ये 5 बॉन्ड तो नहीं बनाता, लेकिन इधर बॉन्ड जो होते हैं वो इसी वजह से, क्योंकि जिस टाइम बॉन्ड बन रहा होता है उस टाइम दूसरा बॉन्ड जो होता है वो टूट रहा होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, ये अनस्टेबल होती है। उसके बाद इन्होंने यही बात बताई है कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में हो रही होती है। उसके बाद कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैं बता चुका हूँ। न्यूक्लियोफाइल और बेस जो होते हैं ये जो होते हैं इट इज स्पीशीज rich in electron and has n share electron available for bonding. It is in most cases it is basic. It may be charged or neutral. यानी ज्यादातर जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें मौजूद है, जैसे मैंने भी आप लोगों को मुख्तलिफ न्यूक्लियोफाइल लिखवाए, क्लोरीन हो गया, OH हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, हैलोजन वगैरह हो गया, आयोडीन वगैरह, इनके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, 3 लोन पेयर इनके अंदर पास मौजूद होते हैं हैलोजन के पास, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर मौजूद हैं। तो ये वाले जो होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बेस को तौर पर एक्ट करते हैं। इसी तरीके से NH2 अमोनिया ग्रुप होता है, NH2- चार्ज, इसके ऊपर भी आप लोगों को पता है कि अमोनिया जो होता है अमोनिया के ऊपर 1 लोन पेयर होता है, और 1 लोन पेयर ये किस तरह पता चला 1 लोन पेयर होता है, क्योंकि जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन क्योंकि 5वें ग्रुप से बिलोंग करता है उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और एक उसके पास जो नाइट्रोजन के आखिरी शेल अगर ड्रॉ किया जाए तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये 3 बॉन्ड उसके बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, ये कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हाइड्रोजन के साथ, और वे एक जो बच गया इसको कहा जाता है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर कहा जाता है। अमोनिया के पास 1 लोन पेयर होता है। तो ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया में बेस है, थायोसाइनेट, वाटर के पास भी 2 लोन पेयर हैं, क्योंकि वाटर में H2O में ऑक्सीजन के पास होते हैं। उसके बाद ये मैं आप लोगों को SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन समझा चुका हूँ। तो इसमें जो चीज़ रहेगी लिविंग ग्रुप जो होते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में बता चुका हूँ। लिविंग ग्रुप होता है जो लीव करके जा रहा होता है। लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल भी हो जाता है। इट डिपार्ट्स विद एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर एंड द डिपार्टिंग वन जो क्लोरीन जो होते हैं आर गुड लिविंग ग्रुप्स। जो न्यूक्लियोफाइल इसमें ये कंडीशन होती है जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल हो वो स्ट्रांग होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल जो हो ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रांग होना चाहिए ताकि उसके, और ये वाला जो होना चाहिए ये गुड लिविंग ग्रुप हो, यानी अब इतना स्टेबल हो जाए लीव करने के बाद वो गुड लिविंग ग्रुप आसानी से लीव कर जाए तो उससे उतना रिएक्शन अच्छा होगा। जितना ज्यादा गुड लिविंग ग्रुप होगा रिएक्शन उतना ज्यादा तेज होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा रिएक्शन उतना ज्यादा तेज होगा, क्योंकि वो अटैक करेगा तो क्लोरीन लीव कर जाएगा, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो उसके बाद जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन और HSO4 जो होता है, HSO4 ये भी गुड लिविंग ग्रुप है। अब OH जो है ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। OH ने जब लीव करना हो इसी जैसे हमने इधर OH का अटैक करा, अगर इसी तरीके से क्लोरीन अटैक करे ROH के ऊपर तो OH गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए OH लीव नहीं करता। होता यूं है बेसिकली, पहले जब R अटैक करता है तो ये OH पहले कन्वर्ट होता है गुड लिविंग ग्रुप में, वाटर को गेन कर हाइड्रोजन को गेन करके ऑक्सीजन के ऊपर वाटर प्लस का चार्ज आ जाता है, OH कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, और वाटर गुड लिविंग ग्रुप है। उसके बाद ये वाला वाटर लीव कर देते हैं और अल्काइल क्लोराइड का आपस में बॉन्ड बन जाता है। ये तो मुख्तलिफ कंडीशन थी। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि 2 किस्म की इक्वेशन होती हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं ब्रोंसोस्टेट एसिड डिसोसिएशन एंड लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप इन द SN1 टाइप रिएक्शन।
बोथ शो द हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ द सिग्मा बॉन्ड टू क्रिएट एनाइन एंड कैटाइन। अब दो किस्म की क्लीवेज होती है बॉन्ड में, एक होमोलिटिक क्लीवेज होती है और एक हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती है। अब होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि दोनों की बराबर होती है, जैसे ये क्लोरीन है ये भी क्लोरीन है, एक बॉन्ड इधर आ जाए एक बॉन्ड इधर आ जाए, एक इसके ऊपर भी क्लोरीन ऐड करे इसके ऊपर भी क्लोरीन ऐड करे, इसको आ जाता है होमोलिटिक क्लीवेज। लेकिन एक होती है एच, जैसे कि हमने इधर पढ़ी थी, इधर पढ़ी है कार्बन की और क्लोरीन की, तो उसमें क्या बन जाता है SN1 रिएक्शन में, जब हमने पढ़ा था जो 2 स्टेप में होता है, SN1 जो है 2 स्टेप में रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि एक कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है कि जब इधर बॉन्ड टूटते हैं तो कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ जाता है। इस बॉन्ड के टूटने को कहा जाता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज यानी एक के ऊपर हेटेरोलिटिक, एक के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ गया और एक के ऊपर प्लस का चार्ज आ गया, एक कार्बोकैटायन बन गया एक आयन बन गया, इससे हेटेरोलिटिक क्लीवेज। फॉर अ लिविंग ग्रुप द मोस्ट स्टेबल लिविंग ग्रुप इट मोस्ट फेवर, यानी जितना ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी ज्यादा गुड लिविंग होगी। वेरी गुड आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन वगैरह। लेकिन OH में जैसे आप लोगों को पता है कि अल्कोक्साइड होती है या वाटर अल्कोक्साइड या हाइड्रोक्साइड, OR हो या OR नेगेटिव, OR नेगेटिव या OH नेगेटिव। जैसे मैंने अभी बताया कि ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, अगर इन्होंने लीव करना हो तो ये पहले वाटर के अंदर कन्वर्ट होता है उसके बाद जाकर लीव करता है, वो गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। इसी तरीके से SN1 मैकेनिज्म इट इज अ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर 2 स्टेप रिएक्शन, जैसे मैं बता चुका हूँ कि SN1 जो है वो 2 स्टेप के अंदर होता है। उसके बाद सिंस वन ऑफ मॉलिक्यूल इज अंडरगोइंग अ चेंज इन कोवेलेंस इज द रेट डिटरमिनेंट स्टेप। इससे SN1 जो होता है ये जो पहला स्टेप होता है वही रेट डिटरमिनेंट स्टेप होता है, वही बताता है कि रेट क्या, उसका रेट क्या है स्टेप का, यानी इस रिएक्शन का रेट क्या है। जैसे मुख्तलिफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर वगैरह। उसके बाद जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो होता है ये पहला स्टेप होता है SN1, क्योंकि 2 स्टेप रिएक्शन है। अगर SN1 की बात की जाए, अगर मैं दोबारा SN1 रिएक्शन ड्रा करूं तो SN1 रिएक्शन जो होता है ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, और ये यूनिमॉलिक्यूलर है क्योंकि वो कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये इसमें R और इधर क्लोरीन, इसमें होता है जब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये वाली चीज न्यूक्लियोफाइल, ये सबस्ट्रेट होता है सब्सट्रेट, और ये कार्बोकैटायन बन जाते हैं R और R। अब OH जो होता है ये इधर से भी आगे अटैक कर सकते हैं, OH इधर से भी आगे अटैक कर सकते हैं। अगला स्टेप फिर होता है ये अटैक करता है, और ये पहला स्टेप ये वाला है कि ये इसके साथ अटैक करेगा और ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। उसके बाद होगा OH आगे लीव करेगा, पहले ये खुद ब खुद इधर लीव कर जाएगा, उसके बाद ये OH, ये पहला स्टेप है फर्स्ट स्टेप, और ये वाला सेकंड स्टेप है जब OH इधर आके बॉन्ड किसी भी साइड पे रिएक्शन कहा जाता है। तो इसमें 100% 50% वजन होती है, 50% रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन होती है। सिर्फ वन उसके बाद एज रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल लाइट ओनली। इसे यूनिमॉलिक्यूलर इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ अल्काइल को लाइट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, और ये पहला स्टेप भी कोई रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहा जाता है। इट इज बिकॉज़ द न्यूक्लियोफाइल कंबाइन विद कार्बोनियम आयन इन द सेकंड स्टेप द रेट ऑफ द SN1 रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इस वजह से न्यूक्लियोफाइल के ये नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चाहे वीक हो चाहे गुड हो न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। स्टीरियोकेमिकल एविडेंस एक तो ये जो हमने पढ़ी है जो रेट वगैरह के ऊपर डिपेंड करे, इसे काइनेटिक एविडेंस कहा जाता है। अब जो हम पढ़ने लगे इसे स्टीरियोकेमिकल एविडेंस वगैरह कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट SN1 रिएक्शन अकर विद अ पार्शियल रेसिमाइजेशन and the extent of the partial racemization depend on the several factors including the stability of carbocation hybridization। कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनियम इज sp2 hybridized, इसमें sp2 hybridization होती है क्योंकि जब कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए होते हैं तो तब हम जैसे कि CH4 में हमने पढ़ा था कि CH4 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, 1s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके 4 न्यू sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं, 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी जो होती है वो दरमियान में होती है s और p ऑर्बिटल्स के, जिसमें S करैक्टर 25 होता है, P करैक्टर 45% होता है। एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट SN द कार्बोकैटायन इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है एंड कैरीज 1 empty p ऑर्बिटल, द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैच itself to the p orbital either on the right or on the left side of the carbon with the equal ease, यानी किसी भी साइड से आ सकते हैं, यानी इस साइड से भी आने के इक्वल चांस है, उस साइड से भी आने के इक्वल चांस है।
तो 50% इसी वजह से रिटेंशन होती है और 50% इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन होती है। द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज अ रेसमिक मिक्सचर, हाउएवर द पार्शियल रेसमाइजेशन सजेस्ट अ different way of attachment. In case of unstable carbonyl ion, the attack of nucleophile is greater from the side opposite to that of the leaving group. The side of the carbon atom to which leaving group is attached is somewhat shielded from the attack of nucleophile. The attack of the nucleophile occurs more often on the side opposite to which the leaving group is attached, leading to the partial inversion of the configuration. Show the loss of the living group generated carbocation SN2 मैकेनिज्म उसके बाद शुरू हो जाए। SN1 में आप लोगों को बता चुका हूँ क्योंकि 50% इन्वर्जन होती है, 50% टेंशन होती है, क्योंकि डबल स्टेप होता है। ये सारी रिएक्शन होती है वो अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करती होती है। ये कार्बोकेटाइन बन जाता है। अब इक्वल चांसेस हैं, इस साइड से भी बराबर चांसेस हैं आने के और इस साइड से भी अटैक के बराबर चांसेस हैं। दो प्रोडक्ट इसमें से बन जाएंगे, एक तो होते कार्बन जिसमें आर इस साइड पे हो जाएगा और ओ एच इधर लग जाएगा, दूसरा ओ एच इस साइड पे लग जाएगा, इस साइड पे आर बाकी इस साइड पे बनेगा। ये 50% प्रोडक्ट बनेगा, ये भी 50% प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं SN2 मैकेनिज्म के। इट इज अ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल एक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। न्यूक्लियोफाइल मिथाइल क्लोराइड के ऊपर जब अटैक करता है उसी टाइम ये लीव आ जाता है। जैसे कि इधर बना देता हूँ मैं SN1 रिएक्शन, दोबारा शेप बना देता हूँ SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन में सिंगल स्टेप होता है, अल्काइल क्लोराइड होता है, इधर CH आ जाता है, इधर H, इधर क्लोरीन, OH इधर से आकर अटैक करेगा, इधर से क्लोरीन लीव कर जाएगा। 100% इन्वर्जन होगी, RH प्लस क्लोरीन इधर से लीव कर जाएगा। अब ये SN1 रिएक्शन है, ये SN2 रिएक्शन बायोमॉलिक्यूलर है क्योंकि इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी, सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। और यही रेट डिटरमिन RDS लिखा होता है, रेट डिटरमिन स्टेप। यही रेट डिटरमिन स्टेप है क्योंकि है ये कि स्टेप और यही रेट बताएगा इसका रेट के। और ये 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, ये 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी जिस साइड पे क्लोरीन हैलाइड ग्रुप लगा है उस साइड से ये अटैक नहीं करेगा बल्कि ये दूसरे साइड से अटैक करेगा और क्लोरीन आगे लीव कर जाएगा। इसमें होता यूं है कि इसके में ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है, यानी इसके दरमियान जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें होता है न्यूक्लियोफाइल इस साइड से जब आर होता है, इस साइड से हाइड्रोजन लीव कर होता है, इसमें यानी OH है और इस साइड पे क्लोरीन है, और बाकी ये H और इस साइड पे भी H और इस साइड पे भी H अगर कर लो, ये H लिख लो, इधर भी अगर H ही हो तो यानी OH के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी क्लोरीन के ऊपर डिपेंड करके। यानी क्लोरीन अगर इस साइड पे तो OH उसके अपोजिट साइड से जाकर अटैक करेगी, हाइड्रोजन साइड से होगा, न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा। यानी लिविंग ग्रुप जिस साइड से होगा न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा। तो इसमें आप क्योंकि बॉन्ड 5 बनने में तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट कंसीडर होगी, हालांकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, तो इस वजह से ये अनस्टेबल होती है। ये सेपरेट भी ट्रांजिशन स्टेट को नहीं किया जा सकता थोड़ी देर के लिए, तो ये इंटरमीडिएट से ज़्यादा, इंटरमीडिएट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होती है और ट्रांजिशन स्टेट जो होती है ये कम स्टेबल होती है। और ये तो थी सारी इसमें जैसे कि इसी तरीके से कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की एज वेल एज अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। दिस मीन द रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है विद द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द टू इज डबल, यानी कोई भी जब डबल की जाए तो रिएक्शन डबल हो जाता है, यानी क्योंकि ये दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आप ये लीस्ट प्रिंसिपल में भी हमने बात पढ़ी थी कि रिएक्टेंट से अगर हमने जैसे कि हैबर प्रोसेस पढ़ा था N2 3H2 आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे थे, तो हमने कहा था रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बढ़ाते जाओ तो आगे वो फॉरवर्ड मूव कर जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है। अब इसमें भी यही है कि रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा डालेंगे रिएक्शन उतना ज्यादा फॉरवर्ड मूव करेगा, आगे की तरफ जाएगा, रिएक्शन तेज होगा। अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन डबल करने रिएक्शन डबल हो जाएगा। स्टीरियोकेमिकल एविडेंस आ जाती है। द बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अकर विद द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये मैं बता चुका हूँ। उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड इट इज प्लेनर, और ये ट्रांजिशन स्टेटस में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी। sp2 में यानी क्या होता है, sp2 में एक 1s और 2p ऑर्बिटल मिलते हैं, 1s और 2p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं और 3 नए sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना देते हैं, एक sp2 2sp2 3sp2, यानी एक s और 2p मिलके 3 नए sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना देते हैं। उसके बाद इसमें परसेंटेज होती है, ये तकरीबन अगर कर ली जाए 33% और बाकी 76%, यानी 2p होते हैं और एक यानी p को अगर 3 पे डिवाइड करें 100 को 3 पे तो 3 9 और
एक और 3 जाना, ये 33% बन जाता है। बाकी ये 76% जो होता है ये पी करेक्टर होता है, यानी एक 33% जो होता है ये एस करेक्टर होता है, 76% जो होता है ये पी करेक्टर होता है इसमें। और इसमें SN1 और SN2 में डिफरेंस भी आप लोगों को समझ आ गया कि SN1 यूनिमॉलिक्यूलर है, SN2 जो है ये बायोमॉलिक्यूलर है। उसके बाद 50% इन्वर्जन, 50% कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। उसके बाद आगे आ जाती है एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन में ये होता है कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है और क्लोरीन उधर से लीव कर जाता है। एलिमिनेशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन को हम एलिमिनेट कर देते हैं और एक डबल बॉन्ड की क्रिएशन हो जाती है। इधर इसमें डबल बॉन्ड की क्रिएशन ही होती है, और इसमें क्या होता है कि इधर भी हाइड्रोजन होता है, इधर भी एक हाइड्रोजन होता है, और इधर एक क्लोरीन होती है, और इधर एक हाइड्रोजन होता है। होता है ये कि कोई भी बेस या न्यूक्लियोफाइल आके इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, अपने साथ मिला लेते हैं, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर जाता है और इधर से ये वाली क्लोरीन लीव कर जाती है। इधर से कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है, इधर H2 इधर भी H2 और H2, एक क्लोरीन इधर से लीव कर रही है और OH ने वाटर के ऊपर अटैक करके एक वाटर बना दी है। ये होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाता है और कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड की क्रिएशन हो जाती है और लिविंग ग्रुप इधर से लीव कर जाता है। अब आगे आ जाते हैं द केमिकल रिएक्शन में, द टू ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द एडजेसेंट एटम। एक ही एटम से दो ग्रुप निकल है, एक हाइड्रोजन निकल है जिसे हम हाइड्राइड कहते हैं, यानी हाइड्रोजन एक लेवल निकल है। लेकिन हाइड्रोजन जब भी जाता है अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं जाता अपने साथ। तो हाइड्रोजन जब भी जाता है H पॉजिटिव की आयन में फॉर्म में जाता है। अब OH ने हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया, हाइड्रोजन इसके साथ मिल गया, एक हाइड्रोजन निकला और दूसरा क्लोरीन निकला। एक ही मॉलिक्यूल से दो एटम निकले, दो ग्रुप्स निकले। उसके बाद बीटा हाइड्रोजन इज नेसेसरी फॉर एलिमिनेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड द बीटा एलिमिनेशन। इसे बीटा एलिमिनेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीटा हाइड्रोजन नेसेसरी होता है। अब बीटा क्या होता है, हेलोजन एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उस कार्बन की हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है, उसके साथ वाली कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, और उस बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़ी होती है उन्हें बीटा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो क्योंकि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हुई है इसलिए बीटा एलिमिनेशन इसमें इसको कहा जाता है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो होता है कैन अटैक अल्फा कार्बन टू गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और बीटा हाइड्रोजन टू गिव एलिमिनेशन प्रोडक्ट। अब वही बात है कि न्यूक्लियोफाइल की मर्जी है, वो हाइड्रोजन के ऊपर भी जा कंडीशन के ऊपर क्योंकि डिपेंड करता है। वो अगर अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, यानी OH इधर आके जुड़ जाएगा और क्लोरीन लीव कर देगी। लेकिन अगर वो बीटा के ऊपर अटैक करता है तो बीटा फिर कार्बन के ऊपर नहीं करेगा बल्कि बीटा के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और डबल बॉन्ड की बन जाएगा और एलिमिनेशन हो जाएगी इसमें। और इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा। और स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज OH होगी, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद OR अल्कोक्सी जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अमीन एक NH2 जो स्ट्रॉन्ग बेस है। कॉज एलिमिनेशन द प्रेफरेंस टू द सब्स्टिट्यूशन हाईली पोलराइजेबल न्यूक्लियोफाइल एंड वीक बेसिस। और जो ये जो होती हैं एलिमिनेशन कॉज करती हैं, यानी OH होती हैं जो कि हाइड्रोजन को आसानी से निकाल सकें, वो एलिमिनेशन करेंगी। अब वो वाले न्यूक्लियोफाइल जैसे कि OH हो गया, OR हो गया, NH2 हो गया, ये OH और OR वैसे गुड लिविंग ग्रुप भी नहीं है। और OH जब हाइड्रोजन को जो गुड बेसिस होती हैं वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करती हैं और हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देती हैं। इसमें एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं OH अगर न्यूक्लियोफाइल हो। लेकिन अगर कोई वीक हाईली पोलराइजेबल न्यूक्लियोफाइल हो और वीक बेस हो जैसे कि आयोडीन हो गया, RS हो गया, तो वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स देती हैं। जो वीक बेसिस होते हैं जैसे कि आयोडीन एक वीक बेस है, वो इतनी आसानी से हाइड्रोजन को निकाल नहीं सकती। वो जरी बात है बीटा हाइड्रोजन को आसानी से निकालेगी नहीं तो फिर सब्स्टिट्यूशन होगी। E1 मैकेनिज्म, इट इज यूनिमॉलिक्यूलर टू स्टेप रिएक्शन। E1 जो है, E1 उसी तरीके से जैसे हमने SN1 पढ़ा कि 2 स्टेप रिएक्शन, SN2 1 स्टेप रिएक्शन है। E1 जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है और E2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब E2 क्या होता है कि ये जो हमने पढ़ा था ये E2 पढ़ा था, एलिमिनेशन E2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये वाला जो हमने पढ़ा एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गया। अब E1 में वही चीज जैसे हमने पढ़ा था कि जो SN2 होगा जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है वो स्मॉल ग्रुप्स के थ्रू होगा, यानी जिसमें के साथ बल्कि ग्रुप ना जुड़े हुए जैसे कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स वगैरह हो गए। इसी तरीके से जो E2 है जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होंगे वो भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के थ्रू ही होंगे। लेकिन जो E1 हो गए या SN1 हो गए वो जो 2 स्टेप वाले रिएक्शन है वो जो कि सिंगल स्टेप में नहीं हो सकते, वो इसी वजह से नहीं हो सकते क्योंकि बल्कि ग्रुप साथ आगे जुड़े हुए होते हैं। तो E1 भी एक जिसमें बल्कि ग्रुप आगे जुड़े हुए हो जैसे कि R ग्रुप, इस साइड में भी R ग्रुप, इधर कार्बन है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन,
इधर भी आर ग्रुप, इधर भी आर ग्रुप और इधर हेलोजन ग्रुप। अब क्या होगा, वही चीज दोबारा बीटा एलिमिनेशन के लिए कि बीटा हाइड्रोजन का होना नेसेसरी है। अब इस अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इधर से हाइड्रोजन तो वैसे भी नहीं निकलना। OH आएगी, कोई बेस आएगी, वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आएगा, इधर से क्लोरीन लीव कर जाएगा। लेकिन पहले यूं होता है कि पहले क्लोरीन लीव करता है, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है तो डायरेक्ट OH हाइड्रोजन के ऊपर अटैक नहीं करेगा। इसमें सारों से पहले, क्योंकि ये E1 है तो पहले एक इधर से क्लोरीन लीव कर जाएगा खुद ही, हाइड्रोजन और इधर आर ग्रुप और इधर कार्बन के साथ आर ग्रुप और इधर प्लस का चार्ज आ जाएगा। अब यूं होगा कि OH आके इधर बात है, इधर अटैक करेगा सेकंड स्टेप में, OH इधर अटैक करेगा और इसको डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा और इधर कार्बन के साथ 2 आर ग्रुप बन जाएंगे। इसमें फिर बीटा एलिमिनेशन है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, E1 है और बेस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। सिंस ओनली वन मॉलिक्यूल अंडरगोइंग चेंज रेट डिटरमिन्स द फर्स्ट स्टेप, दिस इज अ टू यूनिमॉलिक्यूलर स्टेप। अब इसमें जो है वो सारी बात पहले स्टेप में हो रही है, क्योंकि पहले स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जारी बात है वैलेंसी पूरी होगी तो इसके साथ OH ने हाइड्रोजन को निकालना ही निकालना है, ताकि ये वाला कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करनी है। असल काम जो है हो रहा है वो फर्स्ट स्टेप का ही हो रहा है, इसलिए इसे RDS कहा जाता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। कार्बोहाइड्रेट सब्सट्रेट के ऊपर सारे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए इसे यूनिमॉलिक्यूलर कहा जाता है, यानी E1 रिएक्शन इसे कहा जाता है, E1 रिएक्शन मैकेनिज्म। द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनियम एंड इंटरमीडिएट एज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमिनेशन। E1 mechanism is supported by the study of the reaction. It follows the first order kinetics. तो E1 रिएक्शन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक्स है। इसमें जैसे कि मुख्तलिफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, कुछ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं, कुछ थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, कुछ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं। तो उसमें ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इन विच द रेट रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सट्रेट। तो जिसमें इसको इस तरह लिखा जा सकता है, रेट इज इक्वल टू K और ब्रैकेट में RX। रेट जो है वो सारे का सारा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसे E1 कहा जाता है कि रेट जो है ये सब्सट्रेट के ऊपर सिर्फ डिपेंड कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। तो यानी ये इसे देख के हम ऑर्डर वगैरह को बता सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनियम एज एन इंटरमीडिएट हैज बीन इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स relatively less stable carbonium and rearranges to give the stable before giving the elimination product। अच्छा, एक रिएक्शन है उसमें वो कह रहे हैं कि रिएक्शन की हर चीज होती है वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करके जाती है। तो उसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि किस तरीके से, यानी अगर किसी रिएक्शन के दौरान अगर कोई इंटरमीडिएट बन रहा हो जिसमें वो कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आ रहा हो लेकिन वो प्राइमरी कार्बोकैटायन हो, तो वो कन्वर्ट कर लेगा, रीअरेंज कर लेगा अपने आप को टर्शरी कार्बोकैटायन में। फर्ज करो इसके साथ भी आर ग्रुप है, इस कार्बन के साथ एक ब्रोमीन हाइड्रोजन ग्रुप है और इधर भी एक आर ग्रुप है और इधर एक हाइड्रोजन ग्रुप है। उसके बाद ये क्या होता है कि इधर से क्लोरीन वाली बात लीव कर जाती है, कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, इधर भी आर, इधर भी आर, हाइड्रोजन, इधर भी आर, प्लस का चार्ज इधर आ गया। अब होता यूं है कि ये, अब देखा जाए तो ये एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो ये वाला जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है। और अगर इधर देखा जाए तो ये एक टर्शरी कार्बोकैटायन है, तो होता यूं है कि प्लस का चार्ज इस जगह पर आ जाता है, ये अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, रीअरेंज की ये रीअरेंजमेंट होती है और ये अपने आप को रीअरेंज कर लेता है। और रीअरेंजमेंट होने के बाद इस कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर ये टर्शरी कार्बोकैटायन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये पहले सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, सेकेंडरी, और ये अब टर्शरी कार्बोकैटायन है, तो अपने आप को ये रीअरेंज कर लेगा। तो अब होगा यूं, यानी ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये कोई भी बेस आएगी और वो इस साइज को अपनी तरफ कर लेगी और इधर कार्बन के साथ 2 आर ग्रुप जाकर जुड़ जाएंगे। उसके बाद आगे आ जाता है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शंस। थ्रू द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन लीड टू द डिफरेंट प्रोडक्ट, देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन बिकॉज दोज ऑफ द रिजेम्बलेंस इन देयर मॉलिक्यूल्स। यानी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कब कब होगी, तो ये हमने अभी बात जैसे अभी बेस की भी बड़ी थी, अगर OH गुड बेसिस होती हैं तो वो एलिमिनेशन वगैरह रिएक्शन देती हैं। एलिमिनेशन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, और एलिमिनेशन तब भी हो सकती है जब बीटा हाइड्रोजन मौजूद हो। अगर बीटा हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में मौजूद नहीं है या किसी मॉलिक्यूल के अंदर या
कोई भी जो कंपाउंड के मैंने उसके अंदर मौजूद नहीं है या सबस्ट्रेट के अंदर बीटा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो एलिमिनेशन नहीं होगी, क्योंकि एलिमिनेशन में बीटा हाइड्रोजन का होना नेसेसरी है। सब स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट, क्राउडिंग विद इन सबस्ट्रेट फेवर एलिमिनेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, यानी अगर क्राउडिंग ज़्यादा हो, बल्कि ग्रुप्स ज़्यादा लगे हो तो सब फेवर एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। जब क्राउडिंग होगी तो वो कोशिश करेगा कि एलिमिनेशन वगैरह ज़्यादा हो। आप इधर जैसे कि इधर आप लोग देख रहे हैं कि क्राउडिंग आएगी, इधर भी CH3 ग्रुप, बल्कि ग्रुप, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इस साइड में भी CH3, तो इसमें क्या हुई है, एलिमिनेशन हुई है। हाइड्रोजन इधर से आके लीव कर गए, हाइड्रोजन पहले ये हेलोजन लीव किया, कार्बोकैटाइन बन गया, फिर सेकेंडरी से टर्शियरी कार्बोकैटाइन के अंदर रीअरेंज हुए, फिर टर्शियरी कार्बोकैटाइन से फिर हाइड्रोजन बेस आई है, उसने हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया, बीटा हाइड्रोजन थी ये, उसको एलिमिनेट किया तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया इसमें। तो ये वाली जो चीज़ें हैं इसमें एलिमिनेशन फेवर होती है क्राउडिंग का अगर ज़्यादा हो, बिकॉज द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू अल्फा कार्बन इज डिफिकल्ट फॉर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के लिए दूर से देखा जाए तो हाइड्रोजन एलिमिनेशन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन करना नेसेसरी है, तो एलिमिनेशन में जब बल्कि ग्रुप लगे हो तो हाइड्रोजन के पास आना बंदा इधर से आसानी से, यानी कंपाउंड जो है बेस जो है वो या न्यूक्लियोफाइल जो है आसानी से हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन अगर बल्कि ग्रुप्स लगे हुए और सब्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि कार्बन तक पहुंचने के लिए बल्कि ग्रुप्स, अगर सब्स्टिट्यूशन हम चाहते हैं तो कार्बन तक पहुंचने में रुकावट आ जाती है। इधर भी हाइड्रोजन ग्रुप इधर से भी रोकने की कोशिश कर लेंगे, मिथाइल ग्रुप आगे सामने आ जाते हैं, इसलिए सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में हमने आगे दूर तक जाना है, कार्बन तक प्रोसीड करना है, लेकिन एलिमिनेशन में हमने सिर्फ दूर तक ही रहना है, हाइड्रोजन से ही अटैक कर देना है। तो एलिमिनेशन इज फेवरेबल बिकॉज द रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन इज एटम बाय बेस फ्रॉम टर्शियरी प्लेनर कार्बोनियम एंड इज इजी। आगे आ जाता है नेचर ऑफ द बेस। बेस हमने बता चुके हैं, जब अगर बेस स्ट्रांग हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन हो जाता है, जल्दी रिएक्शन हो जाता है। व्हेन द न्यूक्लियोफाइल इज वीक, लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल वीक हो तो व्हेन द न्यूक्लियोफाइल इज वीक बेस लाइक आर एज द मेन रिएक्शन विल बी सब्स्टिट्यूशन, यानी अगर जो न्यूक्लियोफाइल आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो वीक हो तो फिर जारी बात है फिर सब्स्टिट्यूशन होती है, क्योंकि वो हाइड्रोजन को निकाल नहीं सकता है, क्योंकि बेस के लिए नेसेसरी है कि बेस का काम ये होता है जो हाइड्रोजन को निकाल ले, वो गुड बेस होती है, यानी ओ एज गुड बेस है क्योंकि वो हाइड्रोजन को निकाल लेती है, लेकिन इसलिए एलिमिनेशन होती है। लेकिन अगर बेस वीक हो तो हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकेगी, जिसकी वजह से वो फिर कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर देगी, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, अगर लिविंग ग्रुप्स जो होते हैं इज सिमिलर टू दैट the substitution in the unimolecular reaction, it does not affect the mechanism because both the elimination and substitution product are decided with carbonium ion. However in the biomolecular reaction यानी single step reaction में जो nature of the product होता है वो डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप के ऊपर। अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो क्या होगा, वो न्यूक्लियोफाइल आएगा कार्बन के ऊपर और बेस लीव कर देगी, तो गुड लिविंग ग्रुप होता है तो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होती है। इसी तरीके से अगर न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा बेहतर है लिविंग ग्रुप से तो फिर एलिमिनेशन होगी। अगर न्यूक्लियोफाइल अगर बेस ज़्यादा स्ट्रांग है तो एलिमिनेशन होगी, अगर लिविंग ग्रुप ज़्यादा स्ट्रांग है तो फिर सब्स्टिट्यूशन होगी। उसके बाद नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, अगर पोलर सॉल्वेंट है तो आयोनाइजेशन की होने की वजह से सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। अगर सॉल्वेंट पोलर है, पोलर होगा तो जारी बात है फिर प्लस और माइनस के चार्ज बन जाएंगे तो फिर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, लेकिन अगर नॉन पोलर है तो फिर एलिमिनेशन होगी। एलिमिनेशन इज फेवर मोर देन बाय डिक्रीजिंग द सॉल्वेंट पोलैरिटी। वही बात जो मैंने आप लोगों को बताई कि सॉल्वेंट पोलैरिटी जब कम हो जाए, जब प्लस और माइनस के चार्ज ना हो तो एलिमिनेशन हो जाती है। फिर अगर प्लस और माइनस के चार्ज बन जाए, पोलैरिटी क्रिएट हो जाए तो फिर सब्स्टिट्यूशन होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये कार्बन लीव कर जाता है, कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जो लिविंग ग्रुप अगला होता है वो आके इसके साथ जाके जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाती है सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर इधर अगर क्लोरीन है और इस साइड पे OH आके जुड़ जाते हैं तो अब क्या होता है कि ये सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। जब कार्बो पोलर सॉल्वेंट पोलर हो, जब पोलर होगा तो प्लस और माइनस का चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। लेकिन अगर पोलर नहीं है तो फिर उस केस में फिर क्या होता है कि ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट देते हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर एलिमिनेशन, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से एलिमिनेशन बढ़ जाती है, बिकॉज क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स लेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉन्ड एज कम्पेयर टू एलिमिनेशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में रीऑर्गेनाइजेशन या रीअरेंजमेंट वगैरह कम होती है, और एलिमिनेशन में जैसे कि हमने देखा था कि रीअरेंजमेंट वगैरह बहुत ज्यादा हो रही होती है, क्योंकि प्लस का चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन लीव वगैरह का आ जाते हैं, तो इसमें रीअरेंजमेंट वगैरह हो जाती है फिर